Hello, my dear friends. Welcome to Exams Made Easy YouTube channel, and you are with आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद मुजफ्फर भट्ट। साइंस लेक्चर सीरीज़ की ये जो लेक्चर है 9th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कल हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और बहुत से एमसीक्यूज उसमें टच किए थे और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको नोट करने के लिए कहे थे और वो मुझे यकीन है कि आपने वो नोट करके रखे होंगे और उस पर पूरी कंसंट्रेशन दी होगी। तो पेपर उन्हीं में से आने वाला है और जो भी कोई एमसीक्यू आएगा वो बेसिक ही आएगा, कोई मतलब डीप का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड ही ऐसा है। तो स्टैंडर्ड इसी के लिहाज से है, इसी के लिहाज से हम पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हमने कल बताया था ऑक्सीडेशन। एक्चुअली ऑक्सीडेशन क्यों होती है कि एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो के उससे एनर्जी निकलना। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही इसमें इस्तेमाल हो, कोई और चीज़ भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इस वजह से अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना हो तो एक टाइप का रेस्पिरेशन बनता है और अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होगा तो दूसरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बनती है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन द एब्सेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वट एवर इज़ नेसेसरी। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो दो तरीक़ों से रेस्पिरेशन करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन करते हैं और कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन करते हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन कौन कौन सी टाइप्स इसमें है और उनकी डेफिनेशन क्या है और उनमें याद रखने के लायक क्या है हमारे पास। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो एक्चुअली है डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजिंग केमिकल एनर्जी। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी फूड हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल तो हो चुका है, अब इसकी डिग्रेडेशन करना यानी ब्रेक डाउन करना। अब ब्रेक डाउन या तो ऑक्सीजन से होगा या विदाउट ऑक्सीजन होगा। तो डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजिंग केमिकल एनर्जी। क्यों इसकी डिग्रेडेशन क्यों करनी है? ताकि इससे केमिकल एनर्जी निकल सके। ये जो एटीपी है ये निकल सके। तो एटीपी ही एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल माना जाता है। तो ये देखने के लिए हम देखते हैं कि ये डिग्रेडेशन हो सकती है विद और विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रोल यहाँ पर है, यहाँ तो ऑक्सीजन लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस पर विद या विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। तो यहाँ पर इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक, तो चलते हैं अब देखते हैं रेस्पिरेशन की कौन कौन सी टाइप है। जो पहली वाली टाइप हमारे पास है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर ये रेस्पिरेशन है तो इस साइड से एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी साइड से एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, रेस्पिरेशन। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें O2 का इस्तेमाल होता है, इसमें O2 का इस्तेमाल नहीं होता है। सो यहां पर देखिए आप, एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है फूड की, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दो टाइप से, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन है और एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन है और एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? या इसे कहते हैं कि मतलब एप्लीकेशंस क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन की और एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये जानने के लिए हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान रखेंगे हमारे साथ और हमारे साथ बने रहिएगा और इस लेक्चर को देखिएगा और याद रखिएगा। तो चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पर। जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि दिस द रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगता है, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कभी कभार एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि द रेस्पिरेशन विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ फूड। तो वहां पर आप लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना बेटा, बराबर। इन दिस केस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। जो ग्लूकोज हमारा है वो उसकी ऑक्सीडेशन कंप्लीटली होती है, यानी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसमें?
और उसके साथ साथ निकलती है एनर्जी, इसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन का ध्यान रखिए और इक्वेशन से सारी बात समझ में आती है। तो इक्वेशन क्या दिखाती है, C6H12O6 जो कि फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला किसका, ग्लूकोज का, ठीक है ना, ग्लूकोज का, यानी हेक्सोस शुगर है ये। और इसके साथ मिलते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होती है और निकलता क्या है, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 6 टाइम्स वाटर और 38 एटीपी। ये याद रखना, 38 एटीपी आता कहाँ से, ये आगे बता देंगे हम। और यहाँ पर कुछ एंजाइम्स का भी इस्तेमाल होता है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट्स विद ग्लूकोलिसिस। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें क्या होती है, ये पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको LYSIS। बेटा 2 वर्ड्स मैंने लिखे यहाँ पर, 2 वर्ड्स, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, 2 चीजें बनती है, ठीक है ना। ये पहला वाला स्टेप है हमारा, तो यहाँ पर पहला वाला क्या है, ग्लाइकोलिसिस। दस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट। तो ये बनता है, ये जो C6H12O6, ये जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, सॉरी पहले तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता ही नहीं है, पहले एक सेम है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, लिसिस होती है, तो ये बनता है पायरूवेट। क्या बनता है बेटा, याद रखना, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट में, ठीक है ना बेटा, ये याद रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, दस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट। और जब ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये आप याद रखना, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। EMP पाथवे के लिए आप परेशान मत हो जाइए, थोड़ा सा नॉलेज डेस्क में देखिए EMP पाथवे क्या होता है। EMP पाथवे मीन्स 3 साइंटिस्ट्स, एम्बर्डन, मेयरहॉफ एंड पारनास, हु डिस्कवर्ड ग्लाइकोलिसिस। ये इन 3 साइंटिस्ट्स ने ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है डिस्कवर की है, तभी इस ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो EMP पाथवे में हम जब देखते हैं कि 3 साइंटिस्ट कौन से, E फॉर एम्बेरडन, M फॉर मेयरहॉफ एंड P फॉर पारनास, और इन्होंने ही ग्लाइकोलिटिक पाथवे डिस्कवर की है, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, इट जनरेट्स 8 ATP। तो ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP निकलते हैं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिखता हूं, ग्लाइकोलिसिस से निकलते हैं 8 ATP। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां से निकलते हैं 8, फिलहाल तो 8 हो गए, 38 टोटल हमने लेने हैं। तो द ग्लाइकोलिसिस इज ए कॉमन फॉर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी मैंने कहा कि रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस स्टेप इज बोथ सेम कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए कौन सा स्टेप है हमारे पास, कौन सी प्रोसेस है हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, तो वो ग्लाइकोलिसिस है या EMP पाथवे है, ठीक। इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। ये भी याद रखने की बहुत मतलब ज़रूरत है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अभी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं गया, माइटोकॉन्ड्रिया में अभी नहीं गया, तो फिर कहाँ गया, अभी ये साइटोप्लाज्म में ही है। जिस सेल में होती है ये रेस्पिरेशन, तो पहले का जो स्टेप है रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस, वो होती है साइटोप्लाज्म में, याद रखना। तो जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक, वो होती है साइटोप्लाज्म में, थोड़ा सा बड़ा मैंने किया, तो ये होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना बेटा। द ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी आपने याद रखना है। इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड, यहां पर याद रखना ये, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो एरोबिक रेस्पिरेशन चेंज होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। कहां पर, इट
changes, increases the aerobic respiratory process, converts into anaerobic respiration। ये याद रखना, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, देन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो चेंज होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर हद से ज़्यादा ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं बल्कि वही कन्वर्ट हो जाएगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब इसको क्या कहते हैं, अगर ये कन्वर्ट हो गया तो दिस कन्वर्शन, ये जो कन्वर्शन है हमारा, ये क्या होता है, दिस कन्वर्शन इज कॉल्ड एज पास्चर इफेक्ट। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट, पास्चर इफेक्ट। क्या, पास्चर इफेक्ट। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़्यादा मतलब ज़्यादती हो गई, यानी कि ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इट कन्वर्ट्स इनटू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो कन्वर्शन हो गया एरोबिक का एनएरोबिक में, देन इट इज कॉल्ड एज पास्चर इफेक्ट। ठीक। फर्दर द पायरुवेट इंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ग्लूकोज से क्या बना, ग्लाइकोलिसिस से, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना, सबसे पहला वाला प्रोडक्ट यहाँ से बना पायरुवेट, ये वाला पायरुवेट। अब साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बना, अब ये कहाँ जाएगा, अगर ये मिसाल के तौर पर सेल है, सेल के इर्द गिर्द यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मानो न्यूक्लियस, तो यहाँ पर पायरुवेट बना साइटोप्लाज्म में, अब ये शिफ्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कहाँ चला जाएगा, इट इंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन के लिए कहाँ पर चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोडक्ट हमारे पास बना पायरुवेट, अब ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन से ही काम होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ग्लाइकोलिसिस बिल्कुल ऑक्सीजन के बगैर ही होती है, यानी कि पायरुवेट का बनना विदाउट ऑक्सीजन। तो जो पायरुवेट अब चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर ऑक्सीडेशन इसकी हो जाएगी। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होना है, ऑक्सीडेशन के बाद पायरुवेट जो होता है इट ऑक्सीडाइज इनटू एसिटाइल को ए, तो अब पायरुवेट से बनेगा एसिटाइल को ए। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट है, और इस कॉल्ड, इस ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, जो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो गई इनटू एसिटाइल को ए, इस ऑक्सीडेशन को कहते हैं ऑक्सीडेशन डिकॉर्बोक्सिलेशन। इसको क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन डिकॉर्बोक्सिलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में आपका पायरुवेट बना, पायरुवेट बना, फिर चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पर बना एसिटाइल को ए, तो अब बना एसिटाइल को ए आपके लिए। ठीक है ना बेटा, एसिटाइल को ए। अब ये जो रिएक्शन हो गई यहां पर, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन डिकॉर्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन डिकॉर्बोक्सिलेशन। समझ में बात आ रही है, तो चलते हैं आगे। इट जनरेट 6 ATP, तो यहां पर इससे कितने निकलते हैं, पहले हमारे 8 निकले थे, ग्लाइकोलिसिस से 8 निकले थे, अभी कितना निकला, 6, टोटल कितने हो गए, 14 ATP, यानी कि 14 ATP अब आपके पास स्कोर हो गया ATP का। टोटल कितना लाना है, 38। चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहां पर इट जनरेट्स, यानी कि जो ऑक्सीडेशन डिकॉर्बोक्सिलेशन, इट जनरेट 6 ATP। नाउ द एसिटाइल को ए अंडरगोज साइक्लिक पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा, ये जो अब हमारे पास एसिटाइल को ए बन गया, ये वाला एसिटाइल को ए बन गया, अब ये जाएगा साइट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है ना, या इसका दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, TCA साइकिल, TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड सेल साइकिल, TCA साइकिल। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे ही ये चला गया कहाँ, इस क्रेब्स साइकिल में, यानी कि ये साइक्लिक पाथवे है, इट जनरेट्स मैक्सिमम 24 ATP। आपके पास 14 तो ऑलरेडी आ गए, आप 24, 4 और 4 8, 2 1 3 हो गया है 38 ATP। तो अब कहाँ से निकले, ये भी पूछा जा सकता है MCQ में, हाउ मेनी ATPs आर जनरेट इन द ग्लाइकोलिसिस, और आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल कितना होना चाहिए बेटा, 8।
ग्लाइकोलिसिस में से 8 निकलता है। और ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलेशन यानी कि जब पायरुवेट एसिटाइल को ए बनता है तब वहां से बनते हैं 6, टोटल बन गए 14। और क्रेब्स साइकिल में कितने 24, टोटल 38। तो आ गया आपके पास 38। तो हो गया एटीपी का मसला हल। तो अब देखते हैं, और ये प्रोड्यूस करता है 24 एटीपी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी। देखिए ये वाटर हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन जो देखें हम, देखिए 10 बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इसमें कितनी मैक्सिमम एनर्जी निकलती है 38 एटीपीज। सो दस ड्यू टू ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इज, ये देखें आप, ये है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1। अब इसके साथ क्या हो गया ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर हमारा क्या लगता है नो O2 इज रिक्वायर्ड। ग्लाइकोलिसिस में कोई ऑक्सीजन की मतलब ज़रूरत नहीं होती है, तो बनता है पायरुवेट। पायरुवेट के साथ कौन मिलता है 6 टाइम्स O2, तो हो गई इसकी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन लगता है। और ये पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। व्हाई डज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट ऑकर्स, ठीक है ना, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स साइकिल फिर इसकी ऑक्सीडेशन होके कहाँ चला जाता है क्रेब्स साइकिल में। और वहां पर क्या बनता है पहले इसकी ऑक्सीडेशन होके एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए से निकलता है 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल। तो ये हो गई हमारी कौन सी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलते हैं दूसरा वाला जो रेस्पिरेशन है हमारे पास एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन मीन्स विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन द एब्सेंस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर भी दो रेस्पिरेशन होती है, या तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या थोड़ा सा ऑक्सीजन इसको सप्लाई करो, यानी कि उसको बोलते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन। अगर पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही बंद किया तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा सा कमी की ऑक्सीजन में हमने तो कौन सा प्रोडक्ट निकलता है। तो ये देखें इन दिस केस ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, जो ग्लूकोज होता है ये इनकम्प्लीट ब्रोक डाउन होता है इसका, तो बनाता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH बनता है, ठीक है ना। और निकलता है एंड ऑक्सीजन, और निकलता है ऑक्सीजन। और या तो क्या हो सकता है, और अगर पूरा का पूरा अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, याद रखना यहाँ पर ये बात पूछी जा सकती है, एब्सेंस यानी कि पूरा का पूरा टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पूरा टोटल यानी कि यहाँ पर C6H12O6 इसको कुछ भी ऑक्सीजन मत दो तो निकलता है अल्कोहल। क्या निकलता है बेटा, अल्कोहल, ठीक। दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, यानी कि अल्कोहल का बनाना। ये लगता है हमें इंडस्ट्री के इस्तेमाल में। अब कौन से जानवर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं इसको, जो है जहां पर देखिए ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड O2 और इनटू लैक्टिक एसिड, thus energy released in anaerobic respiration is much less than in aerobic respiration because alcohol still contains great deal of energy which remains unutilized। अगर हम देखें, अगर यहाँ पर मैंने आपको कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन होता है इसका ब्रेकडाउन, तो वो बनाता है अल्कोहल। अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन हम दे, जैसे मिसाल के तौर पर C6H12O6 इसको ऐड करें 1/2O2, तो ये होगा लेक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बहुत सारी दफ़ा आपने ये भी किया होगा, पुलिस में इंटरव्यू देते देते जो फिजिकल टेस्ट देते हैं वहाँ पर लॉन्ग रन करना पड़ता है, जो दौड़ लगानी पड़ती है। बाद में शाम को लगता है कि आपकी जो टांगे हैं ना वो बहुत दुखती है। वो क्यों दुखती है, इसीलिए कि जब आप दौड़ते हो वहां पर रेस्पिरेशन होती है उन सेल में, लेकिन आप अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहे हो, आपकी सांस फूल जाती है, सांस जितना आपको ऑक्सीजन चाहिए वो वहाँ उतना नहीं मिलता है आपको, तो वहाँ पर कुछ कमी हो जाती है ऑक्सीजन में, और जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, इसको एनर्जी चाहिए लेकिन ऑक्सीजन आप दे नहीं पा रहे हो, तो इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और इसके ब्रेकडाउन से बनता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में रहता
जाता है और वहाँ पर होती है मसल की पेन। ये याद रखना, ये बहुत दफ़ा पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है एग्जाम में कि अक्सर ये जो एक्सरसाइज करके दौड़ लगा के जो मस्कुलर पेन होती है वो किस वजह से होती है, वो एक्चुअली इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की वजह से बनता है। और क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ये याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड बनता है वहां पर, ठीक। तो बट इट इज ओब्लिगेटरी ओनली ए फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? ये करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो भी बहुत ही कम, विद एक्सेप्शंस ऑफ इलोडिया। Almost all plants have the ability to carry out anaerobic respiration for shorter or longer periods. बहुत सारे प्लांट्स जो हैं इनमें एबिलिटी होती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सके, या तो शॉर्टर पीरियड के लिए या लॉन्गर पीरियड के लिए। द टर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ बिट कंफ्यूजिंग, देयरफॉर इट इज मोर डिस्क्राइबिंग एज फर्मेंटेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसको हम ज़्यादातर पुकारते हैं किस नाम से? फर्मेंटेशन से, क्योंकि फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल बनता है। और ये फ्रूट्स में जितना भी ग्लूकोज होता है, जैसे आप खाते हो कौन से? ग्रेप्स, और ग्रेप्स में से निकलता है फर्मेंटेशन करके, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके अल्कोहल, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टेक्स प्लेस इन द सेल्स। तो जो सेल्स होती है वो किस वजह से क्या करते हैं? वहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की फार्मूला होती है C2H5OH। OH अल्कोहलिक ग्रुप है, C2H5 मीन्स इथेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल ही है। चलते हैं थोड़ा सा। फर्मेंटेशन हैज बीन रिपोर्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड लाइक लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स। तो आ गया यहाँ पर मसल सेल, ब्यूट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर जो फर्मेंटेशन होती है ये होती है ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स। मसल सेल्स में जो एक्यूमुलेशन होती है लैक्टिक एसिड की, उस वजह से मसलक्युलर पेन हो जाती है। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल ड्यूरिंग यीस्ट फर्मेंटेशन ए टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन यीस्ट ग्लूकोज जो होता है, आपके पास जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की ग्लूकोलिसिस होती है, पायरुवेट बनता है इन साइटोप्लाज्म विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, तो इथेनॉल निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एनर्जी निकली। लेकिन एनर्जी बहुत कम निकली, क्योंकि सारी एनर्जी छिपी होती हुई इथेनॉल में। यानी कि अगर यहाँ से 2 ATP निकला तो 36 ATP इथेनॉल में है, तभी इथेनॉल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहल जिस वजह से बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, उसको बोलते हैं हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये फार्मूला आप, ये केमिकल इक्वेशन आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलिसिस होती है विदाउट ऑक्सीजन, फिर पायरुवेट बनता है, पायरुवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और वहां पर इथेनॉल बनता है, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल भी उसको कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं, ठीक। दिस प्रोसेस कॉल्ड है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरी वाली प्रोसेस जो है, जो लैक्टिक एसिड वाली प्रोसेस है, लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो या दौड़ करते हो, तो वहां पर क्या होती है, वो जो पायरुवेट होता है उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है। ऑल्सो टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स पायरुवेट चेंज इनटू लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर ये पायरुवेट किस में चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। तो ग्लूकोज, ये देखें आप, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या करता है? पायरुवेट बनाता है और इन साइटोप्लाज्म विदाउट ऑक्सीजन ये बनाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी 2 ATP। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन ये याद रखना, लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब ऑक्सीजन की कमी थोड़ा थोड़ा सा हो, ठीक है ना। नॉलेज डेस्क की तरफ ना ध्यान दें। फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन बेवरेज इंडस्ट्रीज। तो कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि बेवरेज इंडस्ट्री में कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है, तो वहां पर आप लिखेंगे फर्मेंटेशन फॉर प्रोड्यूसिंग बियर, विस्की, वाइन एसेट्रा। और बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। बेकिंग इंडस्ट्री में क्यों हम एनारोबिक रेस्पिरेशन इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वहां पर हमें ब्रेड बनाना होता है, बिस्किट बनाना होता है, केक्स बनाते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक विनेगर एंड साइट्रिक एसिड, ठीक है ना बेटा, ये याद रख लेना आप। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन इन रूट्स ऑफ सम वाटर लॉज्ड प्लांट्स एंड मसल्स ऑफ द एनिमल्स। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? रूट्स ऑफ सम वाटर लॉज्ड प्लांट्स। वाटर लॉज्ड प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है, एंड इन द मसल्स ऑफ द
एनिमल्स। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको पहले ही कहा कि मस्कुलर पेन क्यों होती है लैक्टिक एसिड की वजह से, तो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्टिविटी कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स, यानी कि आपका मसल जैसे लगता है कि टूट गई है। हॉट वाटर बाथ और मसाज कैन गिव रिलीफ फॉर क्रैम्प्स, ठीक है ना। आप कभी कभार नमक मिला के पानी उसमें डालते हो और अपनी मतलब उससे बात करते हो तो उससे ये ठीक हो सकता है। द हॉट वाटर bath improves the circulation of the blood in the muscles, due to which oxygen supply is increased. The oxygen breaks the lactic acid into carbon dioxide and water, and we get relief from cramps. ठीक। The lactic acid accumulation occurs in the muscles of other animals also. तो यहाँ पर all over एग्जाम्पल दी गई है। तो यहाँ से देखें आप, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बना आपका पायरुवेट, ठीक है ना। पायरुवेट से बना ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो सीधा एस्टाइल को ए है और एस्टाइल को ए चला जाता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है ना, और वहां से निकलते हैं 38 ATPs। अगर इसके पास अब ऑक्सीजन नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट्स में चला जाता है। तो यीस्ट क्या करते हैं, इसको या तो बनाएंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अल्कोहल से बनता है प्रोडक्ट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड। तो दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन से है, ठीक है ना बेटा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। अब है बेटा रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये भी पूछा जा सकता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है। अभी तक हमने ह्यूमन के बारे में या प्लांट के बारे में रेस्पिरेशन तो नहीं पढ़ी, इन जनरल अभी पढ़ रहे हैं कि रेस्पिरेशन की टाइप्स क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है। लेकिन अभी एक और बात जाननी जरूरी है आपको कि रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है और क्यों। ये रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। आपने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया और इन टर्न आपने वापस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कितना किया, ठीक है ना। इसका रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड। ये याद रखना आप, ये जरूरी क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी कोशेंट किसके बराबर होता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अब क्या, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम एग्जांपल लें, इट इज यूजफुल इन नोइंग द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या है बेटा, C6H12O6 ग्लूकोज, इसकी ऑक्सीडेशन होती है 6 टाइम्स O2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको पता चला कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए और कार्बन डाइऑक्साइड कितना इस्तेमाल हुआ, 6 मॉलिक्यूल। तो 6/6 ये आ गया, 6/6 इज इक्वल टू 1। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फर्मेंटेशन में तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर देखें आप 2/0 रेस्पिरेटरी कोशेंट इन्फिनिटी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, तो वो आपको इक्वेशन से पता चलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी, और कल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जब हम टॉपिक खत्म करेंगे उसके बाद में आपके लिए लाऊंगा MC क्योंकि एक ड्रिल, और वो एक्सरसाइज करेंगे हम, और एक्सरसाइज के बाद दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी 2 लेक्चर इसके साथ लगेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो उसके बाद में हम लाएंगे MCQs, और उसी MCQ के साथ साथ हम लाएंगे हिटेरो जो हमारे पास ह्यूमन न्यूट्रिशन है उसका भी MCQ उसी में डाल देंगे, और वो पूरा लेक्चर हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपने होस्ट और दोस्त को इजाज़त दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे लिए दुआ करना। एग्जाम्स मेड इजी, मुंतज़िर रहेगी दुआ की, ठीक है ना। ओके बाय, अपना ख्याल रखना।